सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग मार्शलिंग अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के बारे में समझेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर और लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मार्शलिंग अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, यानी कि साक्ष्यों का क्रमबद्ध और विश्लेषण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ऑलरेडी हमने इस टॉपिक पे पहला वीडियो हम लोग बना चुके हैं। तो पहली क्लास जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, पहली क्लास इस पे हो चुकी है। अगर आपने नहीं की है तो उसको कर लेना। ये साक्ष्यों के क्रमबद्ध विश्लेषण पे ये सेकंड क्लास है। तो आज हम ये लास्ट क्लास भी है। इसके बाद हम इस टॉपिक पे कोई क्लास नहीं लेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे आगे टॉपिक पे। अगर हम मैनर ऑफ हमने क्या देखा था पहली क्लास में कि भाई हमने पढ़ा था, आपको समझाया था कि मार्शलिंग ऑफ एविडेंस क्या होता है। हमने आपको समझाया था कि अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस क्या होता है, वो हमने समझ लिया था। तो उसके ज्यादा हम उस पर नहीं जाएंगे। आज हम समझेंगे कि एक्चुअल में कैसे अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिसिएशन मार्शलिंग का तो ठीक है, हो गया कॉन्सेप्ट, उतना ही था जितना। अभी अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे और देखेंगे कि सच में साक्ष्यों का विश्लेषण कैसे करते हैं। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जाएगा और आपको फिर ये रियलाइज होगा कि अगर क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे इश्यूज आएंगे तो हमें कैसे अप्रिशिएट करना है, एविडेंस का विश्लेषण कैसे करना है। तो अगर हम मैनर ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की बात करें, जो पहला टॉपिक है हमारा, तो इसको दो हेडिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एप्रिसिएशन ऑफ ओरल एविडेंस, एक एप्रिसिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसी के आगे स्लाइड में एप्रिसिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो एप्रिसिएशन ऑफ ओरल एविडेंस में 4 पॉइंट में हमें आपको ध्यान देना है। एक तो बाय लुकिंग एट हिज क्रॉस एग्जामिनेशन, है ना। तो कैसे विश्लेषण करना है एविडेंस का, यानी कि जब कोई विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन में व्हाटएवर द टेस्टिमनी ही इज मेकिंग, उसकी टेस्टिमनी क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए उससे क्या पूछा जा रहा है, क्या वो बता रहा है ना। पहले जो चीजें हो गई हैं, क्या उससे कोरोबरेट हो रही हैं चीजें या कॉन्ट्रडिक्ट हो रही हैं, है ना, या उसको रिबट किया जा सकता है। ये सब सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। तो किसी भी विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन प्रति परीक्षण करते समय आप अप्रिशिएट कर सकते हैं ओरल एविडेंस, यानी कि ओरली आके कोई विटनेस अगर बोल रहा है तो। सेकंड है बाय लुकिंग एट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एड्यूस्ड इन द केस। अगर मान लिया किसी एविडेंस, किसी साक्ष्य, किसी विटनेस को ओरल एविडेंस आके बोल रहा है वो कुछ, तो जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसने क्या दिए हैं और ओरली क्या बोल रहा है। क्या ये जो ओरली बोल रहा है, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक दूसरे के कोरोबरेट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे भी हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो एड्यूस किए गए हैं उसको मैचअप करके हम पता लगा सकते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं ओरल एविडेंस का, पता लगा सकते हैं ये झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, रिलायबल है विटनेस या नहीं है ना, ये फेक विटनेस है। बाय लुकिंग एट प्लीडिंग ऑफ पार्टीज, ठीक है, प्लीडिंग जो पार्टीज है इसमें सिविल केसेस में जनरली होते हैं। ये एडिशनल पॉइंट होता है कि जब आप विटनेस का टेस्टिमनी करते हैं, सिविल केसेस में एडिशनल पॉइंट हो जाता है। जब विटनेस का टेस्टिमनी करते हैं तो वो उस समय आ जाता है कि जो डिपोजिशन बनाए गए हैं वो प्लीडिंग्स के बियॉन्ड नहीं होने चाहिए। व्हाटएवर द डिपोजिशंस हैज बीन मेड बाय द विटनेसेस, वो प्लीडिंग्स के बियॉन्ड परे नहीं होना चाहिए। बाय लुकिंग एट टेस्टिमनी ऑफ अदर विटनेसेस, ऑब्वियसली बात है कि अगर मान लो एक से ज्यादा विटनेसेस हैं, ओवरऑल विटनेसेस आपके पास आए हैं, एक विटनेस कुछ और कह रहा है, दूसरा विटनेस कुछ और हो रहा है, तो यू हैव टू कीप इनटू योर माइंड, जस्ट यू हैव टू कोरोबरेट द सेंटेंसेस और द स्टेटमेंट मेड बाय द विटनेसेस। एक विटनेस ने क्या सेंटेंस दिए हैं, दूसरा विटनेस ने क्या सेंटेंस दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों कोरोबरेट हो रही है, मैचअप हो रहे हैं, पैचअप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या एक कुछ और कह रहा है दूसरा कुछ और कह रहा है, मैच नहीं हो रहे हैं, यानी कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं आपस में। तो you have to judge in accordingly, you have to appreciate the oral evidence in such a manner। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें आपको अप्रिशिएट कैसे करना है। अब अप्रिसिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में आते हैं। जाहिर सी बात है कि टेस्ट, जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास आ जाएंगे तो उस बाबत जो ओरल टेस्टिमनी दिए गए हैं विटनेस के थ्रू, मान लिया विटनेस ने एक डॉक्यूमेंट्री कुछ दिया, गिफ्ट डेट दिया, बोल कुछ और रहा है, गिफ्ट डेट में कुछ और लिखा है, तो ऑब्वियसली बात है आप उस तरीके से अप्रिशिएट करोगे, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं इस पर रिलायबल नहीं किया जा सकता उस पे, है ना, विटनेस पे या डॉक्यूमेंट्री पे। ओरल टेस्टिमनी उस बाबत क्या दी गई है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस तरीके से अप्रिशिएट किए जा सकते हैं। बाय लुकिंग एट अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑब्वियसली बात है एक दो और अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उसको भी देखा जाएगा, आपस में मैच हो रहे हैं, पैचअप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ना। बाय लुकिंग एट प्लीडिंग्स ऑफ पार्टीज, ये सेम है, जो पार्टीज है वो बियॉन्ड, जो डिपोजिशन होंगे बियॉन्ड द प्लीडिंग्स नहीं होंगे, ये बोल रहे। तो 3 इसमें हो गए पॉइंट, 4 पॉइंट उसमें हो गए। एप्रिसिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एप्रिसिएशन ऑफ ओरल एविडेंस हमने देख लिया, तरीका क्या होता है, साक्ष्यों के विश्लेषण का तरीका कैसे होता है। आगे हम चलते हैं, इसी के अंडर में आता है कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का। तो
कुछ और एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे, अप्रिसिएशन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, है ना, ये यहां से लोगे, ये फिर अप्रिसिएशन ऑफ मैप, अप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, परेड, अप्रिसिएशन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, है ना। तो आपको पता होगा कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट में, थोड़ा सा आपको इंडियन एविडेंस एक्ट पे जो लोग नहीं पढ़े हैं उनका तो मैं नहीं कुछ कर सकता, जो लोग पढ़े हैं अच्छी बात है, जो लोग हमारी क्लास के हैं वो भी अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़े देखेंगे जो जो आपको सेक्शन बताया जाए, क्योंकि थोड़ा सा जजमेंट राइटिंग में ना एविडेंस एक्ट के सेक्शन आपको ज्यादा यूज होंगे और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, अदरवाइज थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम अदर एग्जाम्पल अगर हम बात करें साक्ष्यों के विश्लेषण में, अदर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को कैसे आप अप्रिशिएट करेंगे, है ना। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में जनरली ये सब आते हैं, एमओए आता है ना, और एंट्रीज मेड बाय पब्लिक ऑफिसर आता है, मेमोज आते हैं, बैंकर्स बुक आते हैं, नेशनलाइज बैंक के जितने बैंकर्स बुक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे, हिंदू मैरिज रजिस्टर, ये सब इसलिए एग्जांपल दिया जा रहा है आपको, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कई जजमेंट राइटिंग में क्वेश्चंस आएंगे, मैरिज रजिस्टर उसमें कॉन्सेप्ट होगा, डेथ सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट होगा, ऑर्डर ऑफ सिविल कोड, इलेक्टोरल रोल, विलेज रिकॉर्ड, सेंसस रिकॉर्ड, टाउन प्लानिंग रिपोर्ट। तो आपको वहां पे दिखाना है कि कैसे एक एविडेंस प्रोड्यूस किया गया जो पब्लिक डॉक्यूमेंट था। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट का जो सेक्शन है, सेक्शन 74 है आई थिंक, है ना। तो वहां से आप कोरिलेट करोगे कि चूंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है और ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए पब्लिक ऑफिसर ने इसको बनाया था इसलिए रेलिवेंट है ना। वो सेक्शन 74 को इलेबोरेट करते हुए अपनी जजमेंट आप लिखोगे कि क्यों इसको हम मान रहे हैं कि सही है। ऐसे चीजें आपको अप्रिशिएट करना और लिखना है। सो आप फर्ज करिए कि क्वेश्चंस में आ गया कि एक बंदा है, अपने कास्ट सर्टिफिकेट को, जाति प्रमाण पत्र को उसने फॉर्ज किया, मान लिया जजमेंट राइटिंग क्वेश्चन में आपको एग्जाम में मिल गया, और आपको जजमेंट राइटिंग उसमें अपना केस दिया था, क्वेश्चन में आपको जजमेंट राइटिंग लिखना है। जजमेंट राइटिंग लिखते हुए आप ये देखोगे जो पब्लिक ऑफिसर है, जो उसको विटनेस, जाहिर सी बात है वो विटनेस होगा, है ना। प्रोसिक्यूशन उसको प्रोड्यूस करेगा, प्रोसिक्यूशन पीडब्ल्यू, दिल्ली वाले जो दिल्ली डीजस देने जा रहे हैं PW1 लिखते हैं इसको, प्रोसिक्यूशन विटनेस 1। तो पब्लिक ऑफिसर आएगा, बोलेगा कि भैया नहीं हमने इनका चेक किया और इलेक्टोरल रिकॉर्ड जो है उसके मुताबिक जो है ये ओबीसी हैं, लेकिन इन्होंने फॉर्ज करके ये अपने आप को एसटी बता रहे हैं। मान लिया किसी बंदे ने अपने जाति प्रमाण पत्र को फॉर्ज किया, ये केस चल रहा है, ठीक है। ओरिजिनली वो ओबीसी से ताल्लुक रखता है, बिलोंग करता है, बट वो एसटी शो कर रहा है अपने आप को। तो यहाँ पे कंसर्न ऑफिसर जो होगा उसको एग्जामिन किया जाएगा एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 एंड ही प्रोड्यूस द वोटर लिस्ट इन विच द एक्यूज्ड इज शोन एज बिलोंगिंग टू ओबीसी कम्युनिटी। जाहिर सी बात है वो आएगा और वोटर लिस्ट प्रोड्यूस करेगा कि देखिए वोटर लिस्ट में इनका नाम ऐसे है और ये डिटेल है। तो यहाँ पे वोटर लिस्ट को जो कहा जाएगा वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये इलेक्टोरल रोल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ पे वोटर लिस्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, जिसको आप सेक्शन 74 से कोरिलेट करोगे। एविडेंस एक्ट में सेक्शन 74 में पब्लिक रिकॉर्ड, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में दे रखा है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। वो मैं सेक्शन 74 यहाँ पे इलेबोरेट नहीं कर सकता, उम्मीद करता हूँ आप सेल्फ स्टडी कर लेंगे। तो वहां पे एज इट स्टेट्स अ फैक्ट इन इशू एंड इज मेड बाय पब्लिक सर्वेंट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। आपको ध्यान हो, पब्लिक डॉक्यूमेंट पब्लिक ऑफिसर के थ्रू बनाया जाता है, अपनी पब्लिक सर्वेंट के थ्रू बनाया जाता है, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में बनाया जाता है ना। हेंस इट इज रेलिवेंसी, इट्स रेलिवेंसी इज प्रूव। तो उसकी जो वोटर आईडी की रेलिवेंसी है वो प्रूव हो गए। तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, आंसर राइटिंग में पूरी कहानी आपको लिखनी है जजमेंट राइटिंग की। Concerned officer deposed as prosecution witness 1 that he has made the voter list in the performance of his duty and he remained unrebutted in his cross examination। तो अगर पब्लिक ऑफिस जो पब्लिक सर्वेंट है जिसने वोटर लिस्ट बनाई थी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए, परफॉर्म करते हुए, तो आके बोल दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको रिबट भी नहीं किया गया, है ना, रिबट भी नहीं किया जा सका क्योंकि वो सही बोल रहा है, चीजें ऐसे ही थी, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में रिबट नहीं किया गया। सो इसलिए पब्लिक, दिस इज द हाउ पब्लिक डॉक्यूमेंट इज अप्रिशिएटेड, है ना। ये मैनर होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट को अप्रिशिएट करने का। So basic admissibility of the facts contained in public document is that they are of public interest and they are made by the authorized and competent agents of the public. Some important relevant sections to be kept in mind for appreciation of public documents are section 35 है, section 74 है, section 76 है, 77 है, 65 है, 63 subsection 1 है एविडेंस एक्ट का। ये सब सारे सेक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं, जजमेंट राइटिंग में ये सब बहुत काम आने वाले हैं। एग्जाम्पल आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बता दिया गया, एमओए है, ये सब है पुरानी चीजें। अप्रिसिएशन ऑफ मैप में आइए।
तो मैप के अगर हम बात करेंगे तो एविडेंस एक्ट में ही आपने पढ़ा होगा सेक्शन 36, अगर आपको ध्यान हो, मान लिया किसी जमीन से रिलेटेड विवाद हो गया, मिस्टर ए कह रहा है कि भैया ये जमीन मेरी है, इतनी जमीन मेरी है, मिस्टर बी कह रहा है नहीं नहीं तुम्हारी इतनी नहीं है, इतनी मेरी है। ऐसे सब विवाद अगर सिविल मैटर में जनरली ज्यादा काम आते हैं, तो विवाद हो गए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, आपको एग्जाम में मिल गया, अब मैप लाके प्रोड्यूस कर रहा है एक बंदा, जो प्लेंटिफ है मैप लाके प्रोड्यूस कर रहा है, तो कैसे आप राइटिंग कैसे करोगे, कैसे लिखोगे, है ना? तो आप लिखोगे आपकी, अगर मान लिया ए और बी में डिस्प्यूट हो गया, ए प्रोड्यूस करता है अपना मैप प्रोड्यूस करता है जिसमें उसका एक्चुअल एरिया रहता है, सब कुछ लिखा रहता है। You can write that the statement in the map is relevant under section 36 of the Evidence Act, Indian Evidence Act 1872. आपको ऐसे लिखना है। Concerned officer is called as witness. He proves that the map was made under the authority of government. वो प्रूव कर दिया, पब्लिक सर्वेंट को बुलाया जाएगा जिसने मैप बनाया होगा, और आपको लिखना है कि though the public officer has made the map, the same map under the government authority, under the authority of the government and remains unrebutted in his cross examination, although the map shall be presumed to be genuine under section 83 of the Evidence Act. मैप को 83 के हिसाब से भी, इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से भी उसको जेन्युइन समझा जाता है। इस तरीके से मैप को ये प्रूव किया जाता है, मैप को अप्रिशिएट किया जाता है। मैप इज प्रूव टू बी ए रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस। अप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में आइए। सपोज इट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट ए कमिटेड थेफ्ट इन द हाउस ऑफ बी। अगर मान लिया क्वेश्चन में दिया कि ए ने बी के घर में चोरी की, मान लिया क्वेश्चन आ गया, और सी ने, उसका नेबर था, ए का नेबर सी था, सी ने देखा बी को, ठीक है। ए कमिंग आउट ऑफ द बीज हाउस एंड लेटर ऑन आइडेंटिफाइड ए इन द टीआईपी कंडक्टेड बाय एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जाहिर सी बात है, सी जो ए का नेबर था उसको आते हुए देखा, ए को आते हुए देखा, बी के घर में चोरी हुई ना, सी ने ए को आते हुए घर के बाहर से देखा, और वो चुराई हुई सामान को अपने हाथ में लिया था, तो सी ने देख लिया ए को कि भैया बी के घर से ये बाहर निकल रहा है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में उसको आइडेंटिफाई कर लेता है सी को। इट इज सर्कमस्टेंशियल आइडेंटिफिकेशन एज द एक्यूज्ड वाज नॉट नोन टू सी बिफोर हैंड। अब एक्यूज जो था, ए था जिसके ऊपर इल्जाम लगा, वो सी को पहले नहीं जानता था ना, सी ए को जानता था। टू यूज दिस टीआईपी अगेंस्ट द एक्यूज्ड, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम is examined as a prosecution witness and he deposes that he conducted the test identification parade in which he identified the accused in his presence. तो इसको प्रूव करने के लिए एम जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उनको प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 बनाया जा सकता है, उनको बुलाया जाएगा, वो कहेंगे कि हाँ हमने सी को आइडेंटिफाई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराया था, सी ने ए को आइडेंटिफाई किया है। सी बोल रहा है कि ए जो है घर के बाहर, बी के घर से बाहर निकल रहा था। So test identification parade is relevant under section 9 of Indian Evidence Act 1872 as it corroborates the evidence of identification of the accused in this court. M remains unrebutted in his cross-examination and he also proved the identification report which is admissible under section 291A of the CRPC. है ना? Consequently, TIP is found to be trustworthy and reliable on appreciation of evidence. ये चीजें। अप्रिसिएशन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो, सेक्शन 32 है, एविडेंस एक्ट का सबसेक्शन 1 है। इसका भी एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए मान लिया रास्ते से जा रहा था, उसने देखा बी मर रहा है, मतलब बी को सी ने मारा, हाफ डाइड है, बी हाफ डाइड है। ए गुजर रहा था, ए देखा, उसके पास गया, बी के पास गया, बी मरते मरते कहा कि मुझे सी ने मारा है। दैट इज कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन, है ना। तो डाइंग डिक्लेरेशन की कहानी है कि मुझे गोली से मारा है। So B lying there half dead. Meanwhile, C came and B told him, and A shot him with a gun, and soon after that B died. In order to use his dying declaration against the accused A, you can write that C appeared before the court and deposed above the dying declaration of B. आपको judgment writing में कैसे लिखना है कि C has appeared in the court and deposed above the dying declaration of B. It is relevant under section 32 subsection 1 of the Indian Evidence Act 1872 as it is a statement as to the cause of the death of B. C is cross-examined as per section 158 of Indian Evidence Act. 158 के हिसाब से क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा and the questions are asked to him to test his veracity but he remains uncontroverted. यानी कि उसको कंट्रोवर्टेड नहीं किया गया, रिबट नहीं किया गया, वो जो बोल रहा था सही बोल रहा था। Hence the evidence of dying declaration is credible. हम लोग कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा डाइंग डिक्लेरेशन हो गया। तो ये हमने अदर एविडेंस देख लिया। अदर एविडेंस को आप कैसे अप्रिशिएट करेंगे, अन्य साक्ष्य है तो उसका विश्लेषण आप कैसे करेंगे। ओरल डॉक्यूमेंट्री तो हमने देख लिया, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ थे पॉइंट।
अब आते हैं जल्दी से, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ विटनेसेस, यानी कि कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटनेसेस होते हैं, उनका विश्लेषण आप कैसे करेंगे। जैसे चाइल्ड विटनेस हो गया, इंटरेस्टेड विटनेस हो गया, इंजर्ड विटनेस हो गया, चांस विटनेस हो गया, हॉस्टाइल विटनेस हो गया। ये सब ऐसे विटनेस होते हैं जो आपको विश्लेषण करना है। क्या ध्यान देंगे, मान लिया चाइल्ड विटनेस है। चाइल्ड विटनेस जाहिर सी बात है, ऐसा कहीं एक्ट में तो लिखा नहीं है कि बच्चा है तो अगर मान लिया वो चीजें सही बोल रहा है तो आप उसको सीरियस नहीं लोगे, एज ए विटनेस उसको नहीं प्रोड्यूस किया, ऐसा तो कहीं नहीं लॉ में ना। जो एग्जाम्पल है पूरा जजमेंट लिखा हुआ सर, वो नोट्स मिलेंगे क्या जो एग्जाम्पल आप दे रहे हैं? अच्छा, जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ वो तो नहीं मिलेगा अनामिका। जब हम जजमेंट राइटिंग करेंगे तो वो आपको नोट्स दे देंगे ना। जजमेंट राइटिंग करेंगे अच्छे से करेंगे तो वो सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी, ठीक है, प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी। कोशिश क्या करो, जो बोलूं तो लिख लिया करो, रिकॉर्ड कर लिया करो। नॉर्मल एग्जाम्पल है, बहुत ही टेक्निकल एग्जाम्पल नहीं है, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो अच्छा, एक चीज आपको सेक्शन 118 याद होगा। और एक बात और बता दूं, जो बेंथम थे, बेंथम ने कहा था कि जो विटनेसेस होते हैं ना, जो साक्षी होते हैं, वो जस्टिस की आई एंड ईयर्स होते हैं, आंख और कान होते हैं, ठीक है। सो विटनेसेस आर आईज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस, सेड बाय बेंथम। तो विटनेस का अपने आप में अलग ही महत्व है। तो 118 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे बोला था, जनरल रूल जो बोला है कि जो आप जिस पर्सन को टेस्टिफाई करना, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या होना चाहिए, है ना। टू बिकम ए विटनेस, व्हाट शुड बी द कॉम्पिटेंसी ऑफ ए पर्सन टू टेस्टिफाई। कि भैया देखो, दो चीज होनी चाहिए। एक तो वो सवाल को समझने में सक्षम हो, जो उससे सवाल पूछा जा रहा है उस चीज को समझ पाए। he must be capable of understanding the questions asked to him. सेकंड है कि रैशनल आंसर देने के लायक हो वो, है ना। रैशनल आंसर वो दो, जो भी क्वेश्चन से पूछेंगे रैशनल आंसर दे। एक पेक्कड़ आदमी है, ड्रंक आदमी है, गजेड़ी आदमी, उससे आप पूछ रहे हो कुछ और, बोल रहा है कुछ और, तो क्या ऐसे विटनेस ट्रस्टवर्दी विटनेस हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने, जो सेक्शन 118 में दे रखा है। तो उसी के हिसाब से आपको ये सब जो चाइल्ड विटनेस, इंटरेस्टेड, इंजर्ड, चांस और हॉस्टाइल विटनेसेस है, उसको आपको ध्यान में रखना है। और ये भी अपेक्स कोर्ट ने कहा था कि ओमिशन टू एडमिनिस्टर एन ओथ इवन टू एन एडल्ट गोज ओनली टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, नॉट टू हिज कॉम्पिटेंसी, ठीक है। अच्छा, चाइल्ड विटनेस की जहां तक बात करें, योगेश सिंह वर्सेस महावीर सिंह एंड अदर्स है। अब कई ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मान लिया आपके एग्जाम में इत्तेफाक से मिल जाए जिसमें बच्चा था, बच्चे ने कुछ देखा, मतलब चाइल्ड को विटनेस बनाया जा रहा है, कोई क्वेश्चन मिल जाए, तो ये सब केस आप लिख देना। योगेश सिंह वर्सेस महावीर सिंह। हर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लेके चला जा रहा है, इसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, कुछ अलग थलग नहीं आएंगे, इतना ध्यान देना। 2017 का केस है, ठीक है। तो इस रिसेंट केस है, क्या कहा गया था देख लेते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लॉ में नहीं लिखा है कहीं कि विटनेस जो है चाइल्ड नहीं होता है। अगर चाइल्ड, जो विटनेस जो है चाइल्ड है, उसका एविडेंस जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है लॉ में। एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था, इस केस लॉ में कहा गया था, है ना। अगर उसको रिलायबल पाया जा रहा है, ठीक ठाक आंसर दे रहा है, तो महज वो बच्चा है इसलिए आप उसको रिजेक्ट नहीं करोगे। ये जजमेंट में ओवरऑल जो जीस निकल के आता है इस केस का, यही है। लॉ इज दैट एविडेंस ऑफ अ चाइल्ड विटनेस मस्ट बी वैल्यूएबल मोर केयरफुली एंड विद ग्रेटर circumspection because a child is susceptible to be swayed by what others tell him, and thus a child witness is an easy prey to tutoring. तो थोड़ा सा कहा गया इस केस में कि बच्चे जो होते हैं ना, उनको संभाल के टेस्टिफाई करना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे वही बोलते हैं जो उनको सिखाया गया है। आपको देखना पड़ेगा बीइंग ए जज कि जो बच्चा बोल रहा है कहीं ऐसा तो नहीं उसके माँ बाप ने सिखा दिया कुछ, क्योंकि बच्चे जो सिखा देते हैं वही बोल देते हैं। दूसरे पार्ट पे, दूसरे साइड पे अगर आप देखेंगे तो सकारात्मक चीजें भी है, पॉजिटिव चीजें भी है, कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। दोनों चीजें हो सकती है, बच्चे को आसानी से झूठ भी बुलवाया जा सकता है और बच्चे पे आसानी से ट्रस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि बच्चा अगर बोल रहा है कोई चीज तो सच बोल रहा है, क्योंकि जो चीज वो देखा होगा वही चीज बोलेगा। तो इसमें पॉजिटिव भी चीजें हैं, निगेटिव भी चीजें हैं, ठीक है। हाँ, बच्चे को एज ए विटनेस पूछने से पहले कुछ रैशनल आंसर पूछे जा सकते हैं उससे। आप
118 के तहत अगर आप जस्टिफाई टेस्ट करना चाहते हो कि बच्चा रैशनल आंसर दे सकता है नहीं, या क्वेश्चन को समझ रहा है कि समझ सकता है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है, उससे नॉर्मल क्वेश्चंस पहले आप पूछिए। क्या नाम है बेटा, किस स्कूल में पढ़ते हो, पापा क्या क्या नाम है, मम्मी का नाम क्या है, किस सब्जेक्ट में आप तेज हो, ये सब क्वेश्चन आप पूछ के आप चेक कर लो कि बच्चा रैशनल आंसर देने के लायक है। जो सेक्शन 118 में लॉ है, कानून है एविडेंस एक्ट में, क्या उसको फिट बैठता है उस पे? अगर वो उसपे फिट बैठता है, यानी कि वो जवाब सही दे लेता है इन सब क्वेश्चंस के, तो इसका मतलब कि आप अगर केस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो भी वो आंसर वो सही देगा, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से बच्चा अगर विटनेस है तो उसको कैसे विश्लेषण उसका कैसे किया जाएगा, ये आपको पता चल गया। इंटरेस्टेड विटनेस को देख लेते हैं। इंटरेस्टेड विटनेस, इससे भी रिलेटेड एक केस लॉ है, राजू एलियास बालचंद्रन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। राजू इलियास वर्सेस राजू एलियास, ए है, एल है, आई है, ए एस है, एलियास बालचंद्रन, चंद्रन। क्यों लिख रहा हूँ भाई केस लॉ? ऐसे नहीं लिख रहा हूँ कि जजमेंट राइटिंग में लिखना पड़ेगा आपको। इत्तेफाक से अगर चाइल्ड विटनेस मिल गया आपको एग्जाम में, यू हैव टू राइट डाउन द केस लॉ आल्सो, जस्ट टू मेक योर जजमेंट राइटिंग स्ट्रॉन्ग, जस्ट टू फेच मैक्सिमम मार्क्स, है ना। जनरली बच्चे लिखते नहीं जजमेंट राइटिंग, बस वो थोड़ा सा अपना माइंड निकाल के बोल देंगे हाँ ये होना चाहिए, बस यही सब लिखते हैं, मार्क्स भी उतना नहीं मिलेगा। दुनिया का कोई भी जजमेंट राइटिंग अगर रियल उठा के आप देखोगे ना, उसमें कोई भी जजमेंट राइटिंग मुझे नहीं लगा, मैंने आज तक नहीं देखा कि उसमें जजमेंट राइटिंग कोट ना किया हो जज ने। जज हमेशा कोई ना कोई जजमेंट वो बोलते हैं कि जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, जाहिर सी बात है कोई जजमेंट राइटिंग कोई पहले उससे पहले केस आया होगा तो उसका हवाला देते हुए वो अपनी जजमेंट को सुना रहे होते हैं। तो ऐसे आप भी अगर एग्जाम में भी लिख रहे हैं तो आपको तो कम से कम 1-2 जजमेंट राइटिंग तो लिखना पड़ेगा ना, कि हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्या रेलेवेंसी है इस केस की। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया मीनिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ इंटरेस्टेड विटनेसेस एज फॉलोज। इन्होंने इंटरेस्टेड विटनेस का कैटेगराइजेशन किया। पहला थर्ड पार्टी कहा थर्ड पार्टी जो डिसइंटरेस्टेड है और अनरिलेटेड विटनेस है, सच एज बाय स्टैंडर्ड और पासर बाय, है ना। तो ये कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड पार्टी बाई पासर हो सकता है, बाई स्टैंडर्ड हो सकता है ना, जो एक ऐसा थर्ड पार्टी जो डिसइंटरेस्टेड है और अनरिलेटेड है केस से। दूसरा थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड विटनेस है लेकिन अनरिलेटेड विटनेस है ना। इंटरेस्टेड विटनेस है लेकिन अनरिलेटेड विटनेस है, यानी कि ट्रैप्ड विटनेस। तीसरा रिलेटेड एंड therefore an interested witness having an interest in seeing that the accused is punished, such as the wife of the victim, है ना, वाइफ ऑफ द विक्टिम। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसा विटनेस है जो इंटरेस्टेड भी है और रिलेटेड भी है केस से, यानी कि जो विक्टिम है हो सकता है उसकी वाइफ हो, तो वाइफ को आप बोल सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड विटनेस है। इंटरेस्टेड में थर्ड कैटेगरी की है, वो इंटरेस्टेड भी है, रिलेटेड भी है, वो चाहती है कि जो है एक्यूज है उसको सजा हो, इंटरेस्ट ले रही है वो एक्यूज में। Related and therefore an interested witness having an interest in seeing the accused punished and also having some enmity with the accused, such as the wife or brother of the victim। अब इसलिए बता, एक और कैटेगरी है, दुश्मनी है एक्यूज से, एक ऐसा विटनेस है जो एक्यूज से दुश्मनी है। ऐसे सारे विटनेस को आप कैसे विश्लेषण करेंगे, थोड़ा सा इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि ऐसे सारे विटनेस ना कई कई चीजें एडवांस में भी बोल देते हैं। जैसे अगर एक ऐसा विक्टिम है सिर्फ बाईपासर है, उसने कुछ मैंने खड़े होकर देखा था, मर्डर हो रहा था, वहीं इत्तेफाक से वो खड़ा था तो आपने देखा, उसको आप कैसे विश्लेषण करेंगे उसका, वो वहां पे क्या कर रहा था उस टाइम, भैया तुम क्या कर रहे थे उस टाइम, क्या करते हो वहां पे, क्यों थे, क्या देखा आपने, है ना। अब एक वाइफ है, विक्टिम यहाँ पे हस्बैंड है, तो वाइफ को अप्रिशिएट करते समय आपको दूसरे एंगल से सोचना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि यार ये तो वाइफ है, ये तो जो बोलेगी अपने हस्बैंड के फेवर में बोलेगी, तो उस तरीके से आपको सोचना है, विश्लेषण करना है ना। इसलिए विटनेस के इतने सारे कैटेगरीज बनाए गए हैं। जो जैसा विटनेस है, बच्चा विटनेस है, इंटरेस्टेड अगर विटनेस है, इंटरेस्टेड पार्टी है, इंजर्ड अगर विटनेस है, इंजर्ड विटनेस है, ठीक है। मतलब कि इंजर्ड विटनेस मतलब कि जब घटना हुई जहां पे, जैसे मान लिया मेरे सामने मर्डर हो रहा है, हो सकता है बहुत मैं हूं तो हिम्मत वाला हूं, चला गया बचाने,
जो उसको मार रहा था, जैसे फेसबुक पे आपने देखा था वो बंदूक से, वो पैर खराब था उसका, बंदूक से लेडी को मार डाला। अगर उस टाइम मान लिया कोई बंदा छत से जो वीडियो बना रहे थे कूद जाते नीचे, नीचे कूद जाता और बचा लेता, लेकिन नीचे कूद जाता फिर भी गोली मार दिया होता, तब तक वो मर गई सामने वाली। अब जिसने कूदा वो तो विटनेस है, कौन सा विटनेस है? इंजर्ड विटनेस है, क्योंकि ऊपर से वो कूदा तो पैर उसके हो सकते हैं चोट वोट लग गई मान लिया उसको, विटनेस को। अब उसको बुलाया गया कोर्ट में, तो अब जब उसको अप्रिशिएट आप करोगे, उसका विश्लेषण करोगे, चूंकि पहले से वो इंजर्ड है, तो क्या आप उसके शक कर सकते हो? वो पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग विटनेस है, आप उसे सोचोगे अरे यार इसको तो चोट लगी, इसका मतलब वहां पे था, ये झूठ नहीं बोल रहा है बंदा, ये क्यों झूठ बोलेगा, कैसे इसका पैर टूटा? आप पूछोगे क्या हुआ था भाई, बोलेगा छत से कूद गया था सर बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाया, मुझे चोट आ गई। तो अगर एक इंजर्ड विटनेस है जो घटना स्थल पे था, इंजर्ड भी हो गया किसी वजह से, एक्यूज ने उसको मारा या मार पिटाई में चोट लग गई, उसको बचाव में चोट लग गई, तो क्या आप उस पर शक कर सकते हो? क्या वो ट्रस्टवर्दी नहीं है? बहुत ट्रस्टवर्दी है, वो रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी विटनेस है। तो इसी तरीके से अलग अलग विटनेस की कैटेगरीज होते हैं, यू हैव टू चर्म योर माइंड, यू हैव टू मेक द जजमेंट अकॉर्डिंगली, आपको उसी तरीके से सोचना पड़ेगा, इसीलिए आपको ये सब सारी चीजें बताई जा रही हैं। चांस विटनेस में ये होता है, चांस विटनेस में मतलब बाई चांस वो था वहीं पे, मतलब रोड पे कोई चाकू लेके किसी को मार रहा था, तो मैं बाइक से लेके बाई चांस जा रहा था, मैंने देख लिया, मेरा कुछ लेना करना, मैं इंटरेस्टेड हूँ ना, मैं कुछ, मैं बाई चांस, बाई चांस में कौन कौन आता है? बाई पासर आते हैं, बाई स्टैंडर्ड आते हैं, स्टैंड जो खड़े होते हैं आसपास वो आते हैं, ठीक है। तो उनका अप्रिशिएट कैसे करना है? जब वो टेस्टमनी देगा, अपना स्टेटमेंट देगा, आप उससे पूछेंगे कि भैया तुम वहां क्या कर रहे थे, वो बताएगा हाँ मैं यहाँ गया था, अच्छा कोई प्रूफ है? कहेगा मतलब सिनेमा देखने जा रहा था, तो प्रूफ है, उसका टिकट लिए थे। आप अप्रिशिएट कर रहे हो, मतलब विश्लेषण कर रहे हो उसका, कहीं ऐसा तो नहीं वो विटनेस झूठ बोल रहा है, वो प्लानिंग के तहत इसको वहां पे रखा गया था, है ना? कुछ भी हो सकता है ना, तो उसको आप तोड़ने के लिए क्रॉस एग्जामिन करोगे, तो यही सब आप पूछोगे उससे। हॉस्टाइल विटनेस, एज यू नो वेरी वेल, हॉस्टाइल विटनेस उस विटनेस को कहते हैं जो जिसकी तरफ से आया है उसकी तरफ से वो नहीं बोल रहा है, बल्कि वो अगेंस्ट पार्टी की तरफ से बोलने लगा, या जिसकी तरफ से आया है वो बंदा उससे कुछ पूछ रहा है तो उसका उल्टा जवाब दे रहा है, निगेटिव में जवाब देने लगा, तो उसको हॉस्टाइल विटनेस बोलते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। हॉस्टाइल विटनेस इज वन हु इज आइदर डिलिबरेटली नॉट सपोर्टिंग द पार्टी हु हैज कॉल्ड हिम और सपोर्टिंग द अपोजिट पार्टी, उसी को तो हॉस्टाइल विटनेस कहेंगे ना। तो merely because the statements of witness have inconsistencies or that a witness is incoherent, he cannot be declared to have become hostile। देखो मान ले कभी कभी उसके स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंसी है ना उसके स्टेटमेंट में, तो मैं इसलिए आप उसको हॉस्टाइल नहीं बोल दोगे। हॉस्टाइल की बस वही एक ही कंडीशन है कि जो जिसकी तरफ से वो आया है उसकी वो सपोर्ट नहीं कर रहा उस पार्टी को, या जिसकी तरफ से आया उसके अगेंस्ट की जो पार्टी है उसको साथ दे रहा है वो, तो उसको हॉस्टाइल कहते हैं। महज उसके सेंटेंस में, उसके स्टेटमेंट में कोहेरेंट है या इनकंसिस्टेंसीज है, तो इसलिए उसको हॉस्टाइल विटनेस आप नहीं कहोगे। बोल तो वो उसी की तरफ से रहा है ना जिसकी तरफ से वो आया है, लेकिन वो अलग थलग बोल रहा है, कुछ हटके बोल दिया, इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो गई, तो उसको हॉस्टाइल विटनेस नहीं कहोगे। सेक्शन 154 है, इसके रिगार्डिंग आप देख लेना एविडेंस एक्ट, व्हेन विटनेस हैज एक्चुअली टर्न हॉस्टाइल, 154 बात करता है एविडेंस एक्ट का। तो कोली लखमन भाई छना भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1999 का केस है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एविडेंस ऑफ ए हॉस्टाइल विटनेस रिमेन्स एडमिसिबल। ठीक है, ऐसे तो नहीं सोच रहे हो ना कि जिसकी तरफ से सर बुलाया गया उसकी तरफ से अगेंस्ट में बोलने लगा तो इस पे बिलीव नहीं कर सकते, ये एडमिसिबल नहीं, ऐसे मत सोचना। हॉस्टाइल विटनेस भी उसकी एडमिसिबिलिटी होती है ना। तो एंड इट इज ओपन फॉर अ कोर्ट टू रिलाई ऑन डिपेंडेबल पार्ट देयर ऑफ एज फाउंड एक्सेप्टेबल एंड ड्यूली कोरोबरेटेड बाय अदर रिलायबल एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। जाहिर सी बात है उसके स्टेटमेंट को अदर जो रिलायबल सोर्सेस हैं, एविडेंसेस, उससे कोरोबरेट किए जाएंगे, अगर कुछ मिलता है तो उतना पार्ट उसका ले लिया जाएगा, एडमिसिबल मान लिया जाएगा। हो सकता है कुछ पार्ट वो एडमिसिबल ना माना जाए, कुछ पार्ट एडमिसिबल माना जा सकता है। It was also observed that the testimony of a hostile witness subject to scrutiny may be relied or nullified। चाहे उसको रिलाई किया जा सकता है, चाहे पूरा का पूरा नलिफाई किया जा सकता है। Depending on circumstances of each case, it could be used for corroboration or be corroborated and relied upon or nullified for availability of better evidence। ठीक है, तो ये हमारी चीजें हो गई। अब
ये थोड़ा सा लास्ट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो आपको एविडेंस अप्रिशिएट करते समय कॉमन जो विटनेसेस हैं वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फटाफट देख लेते हैं। पहले हम क्रिमिनल केसेस को देखेंगे, इसी के बाद सिविल केसेस हैं। क्रिमिनल केस की अगर हम बात करें तो पहले आपको विक्टिम देखना है, कंप्लेनेंट देखना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है विक्टिम और कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में इसके बाबत। तो आपको पता है कि जब एफआईआर लॉन्च होती है विक्टिम या कंप्लेनेंट के द्वारा, है ना, अंडर सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट का आपको ध्यान में देना पड़ेगा। तो ये कनेक्टेड होता है बिकॉज इट इज लॉजिकली रीजनेबली एंड नेसेसरीली कनेक्टेड विद द कमीशन ऑफ द ऑफेंस एंड हेंस फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। सेक्शन 6 अगर आपको याद हो तो फॉर्म ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आपने पढ़ा था एविडेंस एक्ट में, तो उसके बाबत होती है, उसके रिगार्डिंग है। कंडक्ट ऑफ गोइंग और लॉजिंग एन एफआईआर इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8 ऑल्सो। सब्सिक्वेंट कंडक्ट है विक्टिम का, मान लिया विक्टिम के साथ कुछ गलत होता है उसके बाद वो एफआईआर लॉन्च करता है, तो आपने सेक्शन 8 पढ़ा था एविडेंस एक्ट का, वो वहां पे दर्शाता है कि सब्सिक्वेंट कंडक्ट बताता है ना। तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या हुआ वो भी फैक्ट इन इश्यू जो है, बाय द फैक्ट इन इश्यू के बाद जो क्या होता है या ऑफेंस हुआ है उसके बाद क्या सब्सिक्वेंट एक्ट होते हैं वो भी सेक्शन 8 में रेलिवेंट होता है और आपको जजमेंट राइटिंग में कहीं ना कहीं देखना है अप्रिशिएट करते समय। Complainant would be examined as prosecution witness. Then under section 157 Evidence Act का he would be corroborated by the FIR lodged by him because 157 के अकॉर्डिंग उसको कंप्लेन जो शिकायत करता जो है उसको एग्जामिन किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया जाएगा और सेक्शन 157 के तहत उसको एग्जामिन किया जाएगा। वो जो एफआईआर में जो बात कही गई है उससे कोरोबोरेट किया जाएगा कि इसने एफआईआर में क्या लिखवाया था, अब यहाँ कोर्ट में खड़े होकर क्या बोल रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपको ये सब देखना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर देख लेते हैं, पब्लिक सर्वेंट, इससे रिलेटेड भी रमेश भाई मोहन भाई कोहली वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2011 का केस है। तो जजमेंट राइटिंग क्वेश्चंस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज जनरली कॉल्ड टू प्रूव स्पॉट मैप, है ना, सीजर मेमो, डिस्कवरी मेमो, अरेस्ट मेमो एक्सेट्रा। एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाया गया, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये दे रहा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कैसे आपको डील करना है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ। Usually his testimony is very simple in judgment writing questions. Practically these memos are to be proved by calling the witness in whose presence they were made. जो मेमोज वो दे रहा है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, किसके प्रेजेंस में वो बनाया था उसको भी बुलाया जाएगा, है ना। मैक्सिमम जजमेंट राइटिंग के क्वेश्चंस में प्रोवाइड जस्ट 1 or 2 लाइंस अबाउट द टेस्टिमनी ऑफ सच विटनेसेस। ऐसे विटनेसेस के टेस्टिमनी में 1-2 लाइन लिखा होता है, उसको आपको देखना है। They will either corroborated the investigating officer or will contradict and may be declared hostile. तो जब विटनेस को बुलाया जा रहा है जिसके सामने मेमोज लिखा है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, उसको बुलाया जाएगा। या तो वो वही चीज बोलेगा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपने मेमोज में लिखा था, या तो वो विटनेस कॉन्ट्रडिक्ट करेगा कि नहीं यहाँ तो कुछ और है, मेमोज में कुछ और है, कुछ और बोल रहा है वो। तो अगर कुछ और बोल रहा है हो सकता है वो विटनेस हॉस्टाइल हो चुका है। ये सब कहानी आपको लिखनी पड़ेगी। एक्सपर्ट विटनेस में आते हैं। एक्सपर्ट विटनेस में क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो, सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट का ये बताता है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सेक्शन 45 की एक लैंग्वेज जजमेंट राइटिंग में कहीं भी आपको एक्सपर्ट मिल गया कि जस्ट एक्सपर्ट आता है, जज बुलाते हैं एक्सपर्ट, ये है वो है, तो मतलब दिख गया आपको एक्सपर्ट, जैसे भी आपको दिखा एक्सपर्ट ओपिनियन वैसे आपको सेक्शन 45 पकड़ना है और लिखना है अपनी जजमेंट राइटिंग में, ठीक है जी। और रेलिवेंट ये सेक्शन 51 के तहत भी हो सकता है, वो पढ़ लेना। और कोई आई विटनेस है, आई विटनेस है सेक्शन 60 के तहत, सेक्शन 5 के तहत, है ना, डायरेक्टली एडमिसिबल होता है सेक्शन 5 एविडेंस एक्ट में। सेक्शन 60 भी आप बोल सकते हो। सीजर विटनेसेस, सीजर विटनेसेस में ये होता है, मैं आपको बता दूं सीजर विटनेसेस किसे कहते हैं, कि जब ऑफिसर जो पब्लिक ऑफिसर जाता है किसी चीज को सीज करने, रेड मारने, तो वो गवाहों को बुलाता है कि आओ भैया देखो, और ये मत हो बाद में कि मैंने प्लान किया, पुलिस वालों ने प्लान किया, मैं पब्लिक ऑफिसर हूं मैंने प्लान कर दिया, है ना, हम तुम्हारे सामने देखो हम लोग सर्च कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं, है ना, तो उसका फिर सर्च रिपोर्ट पे साइन करवा लिया जाता है। वो जो दो विटनेस होंगे उनको सीजर विटनेस कहा जाता है ना। तो ये आप देख लेना। अब सिविल केस में, सिविल मैटर में क्या है भाई, सिविल मैटर में है, सिविल केस में प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट है। तो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट इनका अप्रिसिएशन ऑफ ओरल एविडेंस इनको कैसे अप्रिशिएट करेंगे, है ना, इसको अप्रिसिएशन ऑफ ओरल एविडेंस जो टॉपिक अभी आपको पढ़ाया गया है ना वो सेम है, तो आई थिंक इसमें कुछ बताने को है नहीं।
अटेस्टिंग विटनेसेस है, आप जानते हैं कि अप्रिसिएशन ऑफ टेस्टिमनी ऑफ अटेस्टिंग विटनेसेस यूज सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 70, 71, 72 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। वहां पे बताया गया है कि कोई अटेस्टिंग विटनेस है उसकी चीजों कैसे एविडेंस माने जाएंगे, कैसे वो रेलिवेंट है अपने आप में। कोई अटेस्टिंग विटनेस है ना, गिफ्ट डीड है, गिफ्ट डीड में जाहिर सी बात है नीचे 2 विटनेस होंगे ही होंगे, तो वो अटेस्टिंग विटनेस कहलाए जाएंगे जो उन्होंने अटेस्ट किया। तो अटेस्टेशन की मीनिंग के लिए सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, यूज किया जा सकता है। सो डू स्टडी द डेफिनेशन ऑफ अटेस्टेशन गिवन इन दिस सेक्शन। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अटेस्टेशन की डेफिनेशन दी है, उसको पढ़ लेना। एक्सपर्ट एविडेंस में आपने पढ़ ही लिया है, सिविल केस में भी एक्सपर्ट एविडेंस काम आते हैं। अच्छा, एक चीज जनरली क्या होता है, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्रिमिनल में वो केस लॉ लिखते हैं और बहुत सारी चीजें लिखते हैं, है ना। आपको सिविल में भी लिखना पड़ेगा। आपको लगता है क्रिमिनल केस में सिर्फ केस लॉ है, सिविल में भी आपको लिखना पड़ेगा। सिविल केस का मैटर है तो उसमें भी आपको ध्यान में देखना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। अब ये हो गया हमारा, और आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर अप्रिसिएशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस। अब डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस है, इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं। इसमें भी अप्रिसिएशन ऑफ ओरल एविडेंस आगे भी आपको पढ़ाया जा चुका है, यहाँ भी देख लेते हैं एक बार। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से सेक्शन है जनरली जल्दी से बताइए आप। ओरल एविडेंस मस्ट ऑलवेज बी डायरेक्ट, पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन, हर्ड और perceived by any other sense any fact has come to the court to give the testimony with regard to the fact seen, heard और perceived। ओरल एविडेंस किसे कहते हैं भाई? जो इंसान ने अपने आंख से देखा है, जो इंसान ने अपने कान से सुना है, जो इंसान ने अपने सिक्स सेंसेस से परसीव किया, उस चीज को फील किया, महसूस किया, वही आता है कोर्ट में। वही जो जैसा देखा, उसने जैसा सुना, जैसे परसीव किया वैसे बताता है, वही उसी को तो ओरल एविडेंस कहते हैं ना। अब आपको सेक्शन 60 एविडेंस एक्ट का ये पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 60 एविडेंस एक्ट का, ठीक है जी। तो if the oral evidence with regard to that fact has been given by any other person, then it will fall under the category of hearsay evidence। अगर मान लिया वही ओरल एविडेंस जिसने देखा है, जिसने सुना है, जिसने परसीव किया है, वो ना आके कह के किसी और को बोलता है और कोई और बंदा आता है कहता है कि वो उसने मुझसे ऐसे कहा, तो वो उसको हम हियरसे एविडेंस कहते हैं, ठीक है। तो एज पर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस लॉ इट शैल नॉट बी एडमिसिबल। जनरली क्या होता है, हियरसे एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता, इनएडमिसिबल होता है, बट कई एक्सेप्शन है कि हियरसे एविडेंस भी कबूल एक्सेप्ट हो जाता है। हियरसे एविडेंस को इनएडमिसिबल करने की वजह क्या है, रीजंस क्या है? 3 रीजंस आपको बताया जाएगा। सिंस विटनेस हैज नॉट हिमसेल्फ परसीव्ड इट, क्योंकि विटनेस से खुद नहीं देखा है, उस चीज को परसीव नहीं किया है ना। तो वो एग्जैक्ट वर्जन जो घटना घटित हुई है उसका हूबहू वर्जन नहीं बता सकता, क्योंकि वो अपने कानों से, आंखों से नहीं सुना है, वो अपने परसीव नहीं किया खुद, पहला रीजन। दूसरा, एक चांस है कि वो जो है स्टोरी बताते बताते कोई नया फैक्ट इंट्रोड्यूस कर दे या मतलब फैब्रिकेट कर दे चीजों को, है ना, दूसरा रीजन। तीसरा, इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ दैट पर्सन इज नॉट पॉसिबल। एक इफेक्टिव जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो पॉसिबल नहीं होता हियरसे एविडेंस में। क्रॉस एग्जामिनेशन तभी होता है कि जो चीज आप बोल रहे हैं आप ही ने देखा है। जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने देखा उसको, फिर मैं आपसे पूछूंगा अच्छा किस लिए गए थे वहां पे? सर सिनेमा देखने। सिनेमा देखने गए थे, टिकट है आपके पास? मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करूँ, 10 क्वेश्चन मेरे पास निकल जाएंगे, आप भी बताओगे, मैं भी पूछूंगा। हियरसे एविडेंस है, मैं कहूंगा अरे फलाने ऐसे कहे थे और उसने मुझे ऐसे बताया था, आप मुझसे क्या पूछोगे? ज्यादातर क्या पूछ लोगे कि अच्छा उसको आप कैसे जानते हो? मैं बोल दूंगा हाँ मेरा फ्रेंड है, मुझको बताया था, यहाँ मिला था। क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए कुछ रहता नहीं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऑथेंटिसिटी चेक नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इसीलिए हियरसे एविडेंस को इनएडमिसिबल बोला गया है। अब आप ओरल एविडेंस को अप्रिशिएट करने के लिए आपको जो जो सेक्शन ध्यान में रखना है, 59 है, 60 मैंने बता दिया, और 118 से लेके 166 है एविडेंस एक्ट का, है ना, जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ओरल एविडेंस में। 60 हो गया, 59 हो गया, ये सब सेक्शन पढ़ने भैया, जजमेंट राइटिंग नहीं लिख पाओगे अदरवाइज। 118 पढ़ लियो, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो ध्यान दो। 118, 166 इसलिए आपको ये बताई जा रही चीजें, क्योंकि जजमेंट राइटिंग में क्या होता है, बच्चे पूरा एविडेंस, देखो एविडेंस एक्ट एज ए सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना, ऑब्वियसली बात है, एविडेंस एक्ट है सिलेबस में पढ़ना ही,
लेकिन जब जजमेंट राइटिंग मेन एग्जामिनेशन में आप बैठिएगा तो जिस पेपर में जजमेंट राइटिंग आ रहा होगा, एक दिन पहले एटलीस्ट ये सब सारे सेक्शंस आपको पढ़ के जाना है। जाहिर सी बात है, उस एक दिन में आप पूरा ना एविडेंस एक्ट पढ़ोगे, ना सीआरपीसी पढ़ोगे, कुछ पूरा नहीं पढ़ोगे, लेकिन एटलीस्ट उस दिन, जिस दिन आपको लगे कि हाँ जजमेंट राइटिंग वाला पेपर है, इसमें जजमेंट राइटिंग भी आने वाली, तो उस दिन ये सेक्शन फटाफट देख के आपको जाना है। जितने ज्यादा सेक्शन लिखोगे, केस लॉ लिखोगे जजमेंट राइटिंग में, तो आप मैक्सिमम मार्क्स फेच कर सकते हो। तो जब ओरल टेस्टिमनी को अप्रिशिएट विश्लेषण करेंगे तो ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आप ये सब सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन 60, 118 से लेकर 166। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की अगर हम बात करें, डॉक्यूमेंट, आप एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई इससे रिलेटेड ओरल एविडेंस से, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपको अप्रिशिएट कैसे करना, क्योंकि एग्जांपल बनाते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ए ने बी के घर में चोरी की, करते समय सी ने उसको देखा, बी को, कि ए के घर से वो आ रहा है और वो उसके हाथ में कुछ है, मतलब जो चीज चुराई गई थी, स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन थिंग्स, वो अपने हाथ में लिए हुए है वो। आफ्टर दैट सी एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस, सी को विटनेस बनाया जाएगा, प्रोसिक्यूशन जो विटनेस बनाएगा, डिपोजेस दैट ही हैड सीन द एक्यूज, वो बोलता है कि मैंने देखा है, ए को देखा है ना, बी के घर में आते हुए उसको चुराई हुई चीज के साथ मैंने उसको देखा, ऐसे बोलता है सी। हियर व्हाइल अप्रिशिएटिंग द ओरल एविडेंस ऑफ सी, अगर आपको सी के ओरल एविडेंस का विश्लेषण करना है तो आप क्या करेंगे, आपको क्या लिखना पड़ेगा, कि आपको लिखना पड़ेगा कि एज पर सेक्शन 60 इट इज डायरेक्ट एविडेंस कमिंग फ्रॉम सी as he is giving testimony of the fact which he himself had seen, and by this you can do better appreciation and it will increase the trustworthiness of the oral evidence। इस तरीके से आप बताओगे, चूंकि सी ने खुद देखा है, सेक्शन 60 बोलता है, ओरल एविडेंस के बारे में बोलता है ना, कि जो डायरेक्टली हर्ड और द पर्सन हु डायरेक्टली हर्ड और सीन और परसीव द फैक्ट्स बाय हिज ओन सेंसेस, और वो कोर्ट में कैसे बताता है, मतलब इलेबोरेट करोगे चीजों को। ये एग्जांपल हो गया हमारा ओरल एविडेंस से रिलेटेड। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के एप्रिसिएशन पे, सेकंड पॉइंट, एप्रिसिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के एप्रिसिएशन कैसे करेंगे, जब भी कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है उसके इंस्पेक्शन के लिए, तो उसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। आप बेहतर जानते हैं, पढ़ा दिया गया है आपको। अब इससे बाबत आपको सेक्शन 61, 62, 63, 65, 64, 91, 92 ये सब सेक्शन आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस है, जब आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को अप्रिशिएट कर रहे होंगे तो ये सेक्शन अहम रोल अदा करेंगे, तो आप देख लेना इसको। अब एग्जांपल ले लेते हैं इसके भी। जब भी कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट के पास प्रूव करने के लिए कि इसमें जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम सेक्शन 64 और सेक्शन 91 एविडेंस एक्ट का यूज कर सकते हैं, विच प्रोवाइड बेस्ट एविडेंस रूल। सर्टिफाइड कॉपी है किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट का प्रोड्यूस किया गया कोर्ट के सामने, तो आप सेक्शन 77, 65, 62, 35 एविडेंस एक्ट का यूज कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें हैं, एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देख लेते हैं। Definition of evidence as given in section 3 of the evidence Indian Evidence Act 1872 covers evidence of witness, oral witness, document evidence which include electronic records produced for the inspection of the record। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड 22A, 45A, 45 के बाद 45A था अमेंडमेंट के थ्रू, अगर आपको याद हो, 45A है, 59 है, 65 के बाद 65A है, तो सब साथ ही में है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट के थ्रू बाद में इसको इंसर्ट किया गया था, इलेक्ट्रॉनिकली चीजें बहुत होने लगी। तो 65A भी है, 65B भी है। तो इंपॉर्टेंट सब सेक्शन है, देख लेना आप इसको। CD है, DVD है ना, CCTV है। तो एक 2015 का केस है, Tomaso, Bruno and others versus State of UP. Honorable Supreme Court has held CCTV footage as the best evidence. Effect of non-production of the best evidence is viewed by the court as material suppression, which leads to an adverse inference under section 114G of the Evidence Act. ये सब आपको पढ़े रहोगे तो कर पाओगे। अब थोड़ा सा आपको ना ये सारी चीजें हो गई हमारी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देख लेते हैं। एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस छूट रहा है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देख लेते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को एक्चुअली में इनडायरेक्ट एविडेंस भी कहते हैं। डायरेक्ट एविडेंस हमने देख लिया, ये इनडायरेक्ट एविडेंस के कैटेगरी में आता है। Circumstantial evidence is evidence of circumstances which can be relied upon not as a proving a fact in issue directly, but instead as pointing towards its existence। यानी कि circumstantial evidence किसे कहते हैं, जो उस स्थिति में चीजें मिली है ना। Circumstantial evidence मतलब जो
परिस्थिति में या घटना स्थल पे मिली हैं चीजें, उसको हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। Whenever direct evidence is not available, then it becomes somehow difficult to decide a case. Circumstantial evidence should be appreciated meticulously to find its credibility to prove all the nodal points. जब आपको डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलते हैं, कोई विटनेस आपको नहीं मिल रहा है, मतलब एक बंदे ने एक बंद रूम में किसी का मर्डर कर दिया, ना उसको किसी ने देखा, ना सीसीटीवी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, ना ही डायरेक्ट ओरल एविडेंस था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो मर्डर ऑर्डर में कहां से आ जाएगा, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होंगे, दरवाजे पे कुछ लगा होगा, खून का धब्बा था, उसके हाथ के निशान होंगे, चाकू से मारा था तो चाकू वहां पे मिल गए, ब्लड मिल गए, ब्लड सैंपल मिलाया गया मर्डर से तो मिला है ना। जिसका मर्डर हुआ वो हाथापाई कर रहा था मर्डरर से, तो मर्डरर के कोट का बटन उसने तोड़ दिया, तो कोट के बटन मिल गए वहां पे, कोट के बटन। ठीक है, दीज आर द सर्कमस्टेंशियल। अब बहुत ही दिमाग से इसको आपको अप्रिशिएट करना है, विश्लेषण करना है, इसको थोड़ा सा टफ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। A poor man है, allegedly committed theft of money in B's house and after few days he is seen with a luxury car in his possession. ऑब्वियसली बात है, एक गरीब आदमी है, बी के घर में चोरी करता है। जब उसने चोरी किया तो कोई उसे न देखा न उसे पहचाना, मतलब कुछ एविडेंस नहीं मिले। लेकिन कुछ समय बाद ये देखा गया कि ए ने एक गाड़ी खरीद ली, ठीक है। So now this car in his possession is a circumstance which may raise a doubt that he is the person who had committed theft, but not a direct evidence to prove his guilt. अब ये कहा जा सकता है कि सर्कमस्टांसेस हैं, ये स्थिति बताती है कि भैया इसके पास कार कहां से आ गई, यही चोरी किया होगा। कोई ठोस सबूत है नहीं, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। ए एंड बी आर क्लासमेट्स, ए और बी, दूसरा एग्जांपल, ए और बी क्लासमेट्स होते हैं। ए ने बी को धमकी दिया उसे मारने के लिए, पूरे क्लास के सामने धमकी दिया, है ना। After 10 days, B was found dead. 10 दिन के बाद ये पाएगा कि B मरा हुआ है। अब A's declaration is not a direct evidence to the fact that he committed the crime, but obviously it raises a suspicion that he might have committed the crime. So it is a circumstantial evidence. अब क्योंकि A ने तो कोई डायरेक्ट ऐसा कुछ प्रूफ मिला नहीं कि A ने ही मारा है, 10 दिन पहले उसने धमकी दिया था B को, ये भी बात सही है, तो इसको सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मानते हैं। इसको आपको अप्रिशिएट करना है, ऐसे इस तरीके से विश्लेषण करना है। तो ये सारी चीज हो गई, और मैं कुछ एग्जाम्पल बताना चाहता हूं आपको। अच्छे एग्जाम्पल है, डॉक्यूमेंट्री ओरल, ठीक है। सेक्शन 6 आपको एविडेंस एक्ट में पढ़ना है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल बता ही दिया। ओके, हाँ, एक और एग्जाम्पल देख लो, डॉक्यूमेंट एविडेंस से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एप्रिसिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो मान लिया ए ने एक क्लेम कर रहा है बी से कह रहा है भैया ये प्रॉपर्टी मेरी है, तुम्हारे फादर ने ये प्रॉपर्टी मुझे दी थी, मैं इसका ओनरशिप हूँ और पोजीशन भी मेरे अंडर में है, क्योंकि पोजीशन भी मेरे अंडर में है तो मैं इसका ओनरशिप हूँ। बी लेकिन आके उससे कह रहा है कि भैया जो मेरे फादर ने तुम्हें दिए थे तुम क्यों कह रहे हो। तो ए कह रहा है ना कि तुम्हारे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया था, देखो देखो गिफ्ट डीड है मेरे पास, ऐसे दिखा रहा है। तो बी क्या कह रहा है कि ये गिफ्ट डीड वॉलंटरी नहीं था, तुमने जबरदस्ती करके लिखवाया उनसे, ये वॉलंटरी नहीं उन्होंने लिखा है। तो जाहिर सी बात है अगर गिफ्ट डीड है तो किसी भी डीड पे विटनेस के साइन भी होते हैं, आप समझ रहे हो ना। तो अब इसको देखो, ये पूरा केस है। मान लिया डी और ई विटनेस, उन्होंने एज ए विटनेस साइन किया था। अब बी alleges that gift deed is not valid and it was not voluntarily executed, ठीक है, बी कह रहा है here the issue of fact is validity of gift deed as it will prove the existence of right of A over the property. Issue of fact क्या है, वो गिफ्ट डीड जो है वैलिड है या नहीं है। एक बार ये प्रूव हो गया कि वो वैलिड है तो ऑब्वियसली बात है ये भी प्रूव हो जाएगा कि यहाँ अगर वैलिड है तो जाहिर सी बात है ए ही मालिक है, ए ही ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी का, ए ही ओनर है, लड़ाई सी बात। इश्यू ऑफ फैक्ट यही है, ठीक है। आगे चलते हैं। ए एग्जामिन्ड डी एज ए प्लेंटिफ विटनेस who deposed that C voluntarily executed the alleged gift deed in his presence and after that D remained uncontroverted in his cross examination. जो D witness था, D और E हमने बताया आपको विटनेस है, साइन किया था उन्होंने गिफ्ट डीड पे, तो उन्होंने बताया भैया C जो है, A पूछता है एज ए प्लेंटिफ विटनेस के तौर पे उससे पूछता है कि बताओ, तो D बोलता है नहीं नहीं ये वॉलंटरली इनके पापा ने, C ने जो थे, B के जो फादर C थे उन्होंने वॉलंटरली एग्जीक्यूट किया था, कोई दबाव उन पे नहीं था, वो बोलता है D आके।
Now that document, the gift deed, can be read in evidence to prove the ownership of A, as its execution has been proved by calling one attesting witness as required by section 68 of the Evidence Act. Attesting witness, एक अटेस्टिंग विटनेस को बुला के प्रूव किया जा चुका है और वो अटेस्टिंग विटनेस को रिबट भी नहीं किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन में, वो कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं किया जा सका उसको. Hence, its trustworthiness is established. Here, calling the attesting witness and his cross-examination is the mode to find out reliability of the document, and hence this is the mode of appreciation of documentary evidence in this particular case. तो इस तरीके से आप उस डॉक्यूमेंट को, जो गिफ्ट डीड आपके सामने प्रस्तुत किया गया, आप जज हो, तो उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को, ट्रस्टवर्दीनेस को आप कैसे अप्रिशिएट करेंगे, कैसे विश्लेषण करेंगे. जाहिर सी बात है, जो विटनेस होगा, जो साइन किया उस डॉक्यूमेंट को, उसको आप बुलाएंगे, पूछेंगे कि भैया तुम्हारे सामने गिफ्ट डीड हुआ था, ऐसा कोई दबाव तो नहीं था. अगर वो बोल आके खड़ा हो रहा है, टेस्टिमनी दे रहा है अपना कि हाँ साहब मेरे सामने डीड एग्रीमेंट बना था, ऐसा कुछ नहीं है, दबाव में नहीं था, मर्जी से हुआ था, ठीक है, वो गिफ्ट डीड भी वैलिड है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलाई कर सकते हैं आप, उसके बेस पे आप जजमेंट दे सकते हैं. तो ये पूरी कहानी चल रही होती है, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कैसे आप अप्रिशिएट करेंगे. तो आई होप ये केस लॉ है, ठीक है, रेलेवेंट नहीं है. तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी. तो ये अप्रिसिएशन एंड मार्शलिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की क्लास फिनिश हो गए. इसके बाद हम और आगे आपको फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड चार्जेस हो गए. अब थोड़ा सा हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जजमेंट राइटिंग पढ़ लेंगे. जैसे आपको जजमेंट राइटिंग के केस में आपको पता होना चाहिए, मैं बोल दे रहा हूँ, आगे क्लास में होंगी, जिसको जो इंटरेस्टेड होंगे करेंगे. जैसे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जजमेंट राइटिंग में, है ना, जैसे मेंस रिया एंड एक्टस रियास है. वो आपको अगर मेंस रियास एक्टस रियास नहीं मालूम है तो आप जजमेंट राइटिंग नहीं कर सकते. हर क्वेश्चन में जजमेंट राइटिंग मिल जाएगा आपको मेंस रिया और एक्टस रियास. बर्डन ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट आपको पूरा पता होना चाहिए, एक एक चीज पता होनी चाहिए. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. डिस्कवरी स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. डिले इन लॉजिंग ऑफ द एफआईआर, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. हियरिंग ऑफ एक्यूज्ड ऑन सेंटेंस, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल और सेल विद कंडीशन टू रीपरचेज, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. मीन प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस पता, सिविल जजमेंट में काम आएंगे सब, है ना. तो ये सब सारी एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए. कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये आपको पता होना चाहिए. फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता होना चाहिए. नोटिस पता होना चाहिए. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 3 में नोटिस की डेफिनेशन पढ़ाई गई थी, आपको समझाई गई थी, वो पता होनी चाहिए आपको. नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता होना चाहिए. एडमिशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो आपको पता होना चाहिए. इक्विटेबल मॉर्गेज से रिलेटेड केस लॉज है, हर केस लॉज, हर अनरजिस्टर्ड सेल डीड है तो उससे केस रिलेटेड केस लॉज आपको बताए जाएंगे. पार्टीशन डीड है, रोशन सिंह वर्सेस जिले सिंह का केस है, वो बताया जाएगा आपको. डिक्लेरेशन इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट है तो उसके रिलेटेड भी केस लॉ है ना, ये सब चीज आपको बताया जाएंगे. लीज, ये सब आपको रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडाइस, सेटल पोजीशन, इन सब से केस लॉ. तो ये सब जो कुछ टॉपिक्स हैं तो आपको जजमेंट राइटिंग करते समय ये सब फंडामेंटल चीज है, आपको पता होनी चाहिए. चूंकि जजमेंट राइटिंग क्लास अलग से हो रही है तो इसलिए अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे. अदरवाइज ये प्रिज्यूम करके चला जाता है हमेशा कि ये सब कॉन्सेप्ट, चूंकि आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ लिया है, सीआरपीसी पढ़ लिया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया है, तो हम ये प्रिज्यूम करके चला जाता है कि आपको पता होगा, तो डायरेक्टली जजमेंट राइटिंग बताया जाता है. लेकिन ठीक है, क्लास ले लेंगे स्पेशली इस टॉपिक पे. थैंक यू एवरीवन. रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ.